If an alternating current signal has a frequency of 50 hertz, if an alternating current signal has a frequency of 50 hertz, then find the time interval corresponding to a phase difference of pi by 3. Find the time interval corresponding to a phase difference of pi by 3. करो pi by 3. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है? फेज डिफरेंस पाई बाय 2 पाई बाय 3. अच्छा, मतलब कि फाई 2 माइनस फाई 1 की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 3 है. जल्दी बोल. अच्छा, फाई क्या होता था? फाई होता क्या है? कैसे लिख सकता हूँ फाई को? ओमेगा टी. फाई क्या होता था? तो इसको लिखा ओमेगा T2, इसको क्या लिखा? ओमेगा T1 इज इक्वल टू कितना? पाई बाय 3. जल्दी बोलो. ऐसे लिख सकता हूँ ना. ओमेगा कॉमन आ गया तो क्या बच गया? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 ओमेगा. बोलो बचेगा. और ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई एफ. पुट कर दे. तो आपके पास टाइम इंटरवल ही तो निकालना है आपको. तो T2 माइनस T1 कितना हो गया? पाई अपॉन 3 टाइम्स 2 पाई एफ. एफ कितना गिवन है? 50 हर्ट्ज. पुट द वैल्यू. तो आपके पास T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या आ गई? पाई अपॉन बोलो 6 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 300 पाई. हाँ, पाई से पाई गया तो 1 बाय 300. समझ गए? टाइम इंटरवल जो निकालना है आपको, उसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1 बाय 300 सेकेंड. दैट्स इट. कुछ भी नहीं करना था, बस इतना ही तो सोचना था कि फाई 2 माइनस फाई 1 लिखना है और इसको अपन लोग ओमेगा टी लिख सकते हैं. तू कल कहाँ था? क्लास में तो नहीं था. क्यों नहीं आया था? नींद नहीं खुली. 10 बजे की क्लास में भी नींद नहीं खुली. और रात को ऐसा क्या कर रहा था? गेम खेल रहा था. पढ़ तो नहीं रहा था, ये तो पक्का है. तो फिर क्या कर रहा था? बातें कर रहा था. पढ़ाई तो नहीं कर रहा होगा 2-3 बजे तक, ये तो कन्फर्म है. 3:30 तक पढ़ रहा था. खुशी की बात है. चलिए, तो अगर पढ़ रहा है सही में तो अगला करें. करते हैं. चलो लिखो. इफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इज गिवन बाय आपको वैल्यूज दे रहा हूं बेटा करंट और वोल्टेज की. ई की वैल्यू गिवन है, लिख लें. ई गिवन है आपको 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6. ये तो वोल्टेज हो गया. और करंट आप लोगों को गिवन है 100 साइन ओमेगा टी. साइन की जगह एक काम कर, कॉस ले लो. 100 कॉस ओमेगा टी. ठीक है. ये आपका करंट आ गया एम्पियर में, और ये किस में आ गया बेटा? वोल्ट में. इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से हो गया बे? दोनों चीज़ें आ गई. बहुत अच्छे. अब क्वेश्चन आ गया, लिख लो. पहला क्वेश्चन. प्लॉट द ग्राफ एंड फेजर ऑफ वोल्टेज एंड करंट. ग्राफ भी बनाना है और फेजर भी बनाना है. प्लॉट द ग्राफ एंड फेजर ऑफ वोल्टेज एंड करंट. ठीक है. सेकेंड, फाइंड I and E at t equals to 0. Find I and E at t equals to 0. Third, phase difference between EMF and current. Phase difference between EMF and current. ठीक है. करिए. 3 क्वेश्चंस. सबसे पहले तो ग्राफ और फेजर बनाओ. उसके बाद में t 0 पे निकालो और उसके बाद में कोशिश करो कि इनके बीच का फेज डिफरेंस निकाल पाओ.
हाँ भी बताओ। ग्राफ बनाऊं बेटा? सबसे पहले तो आई को आप लोग है ना ऐसे लिख लो, 100 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। बोलो चलेगा? ये तो है ही सही, ये तो हमेशा इतना ही है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। क्लियर है ना सबको? क्या हो गया? नहीं आया समझ? भाई कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 नहीं बोल सकता? 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, जानते हो क्या नहीं? तो साइन 90 प्लस थीटा को कॉस थीटा है, तो इसको भी साइन में लिख दिया। ध्यान रखना, इक्वेशन को साइन में लिखोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे, साइन में लिखोगे तो हमेशा फायदा, अदरवाइज फिर क्या नुकसान होता रहेगा। तो इन दोनों के पहले तो ग्राफ बना लेते हैं। बोलो इसका कैसा बनेगा? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। तो टी जीरो पे क्या कंडीशन है इनकी? हाँ नहीं, ऐसे पाई बाय 6 में नहीं, जब ग्राफ में बनाऊंगा तो कैसा होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इनकी टी जीरो वाली कंडीशन निकाल लेते हैं। तो ई की वैल्यू बेटा टी इक्वल्स टू 0 पर कितनी थी? बोलो 10 साइन पाई बाय 6, बोल ही नहीं रहे। और आई की वैल्यू क्या थी टी इक्वल्स टू 0 पे? 100 साइन पाई बाय 2। बोलो नजर आ रहा है ना? साइन पाई बाय 2 क्या होता है? 1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 100। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन पाई बाय 6 1/2 मतलब कि 5। देख लो, ठीक है। अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 है। तो आई तो 100 से शुरू होने वाला है टी जीरो पे। अगर ये टाइम टी है तो आई कहाँ से शुरू हो रहा होगा? पीक वैल्यू से शुरू हो रहा होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है तो वहीं से शुरू हो रहा होगा। और वहीं जो आपका ई है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? अपनी आधी वैल्यू से। तो आधी पे शुरू हो रहा है तो पहले तो ऊपर जा रहा होगा ना पाई बाय 6 से। पहले कहाँ जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा। तो अगर मैं करंट बनाऊं तो करंट तो देख, ये मान ले 100 है, ये क्या है बेटा? 100 एम्पियर्स है। तो करंट तो यहीं से शुरू हुआ, ये आया तेरा करंट, -100 तक जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये तो तुम्हारा आई का ग्राफ हो गया। ये वैल्यू कितनी बेटा? -100। चलेगा सबको? बोलते भी नहीं हो। ऊपर से शुरू होगा, ये समझ में आ गया टी जीरो पे? चलो भाई, क्योंकि वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 100 एम्पियर, और इसकी कितनी आ गई? 5 वोल्ट। अब ये 5 से शुरू होगा, मान ले 5 यहाँ था, ये वोल्ट है। दो ग्राफ नहीं बना रहा मैं, दोनों इसी में बना दिया है ना। 5 वोल्ट है तो अभी तो 10 की तरफ जाएगा ना। 10 मान ले कहीं यहाँ था, दिस वॉज 10। शुरुआत कहाँ से हो रही है? 5 से किधर जा रहे हैं? बोलो बेटा सही है? पोटेंशियल का ग्राफ। किसका ग्राफ है ये? पोटेंशियल का। ये आपका t इक्वल्स टू 0, ये मैक्सिमम वैल्यू 10, ये मिनिमम वैल्यू -10। यार तुम्हें समझ ही नहीं आया? तो येलो इज पोटेंशियल, ऑरेंज इज करंट। एनी प्रॉब्लम? ये हो गया। अब हम लोग इसका क्या बेटा फेजर बना ले, वैल्यू देख के। फेजर में देख, पाई बाय 6 पर तो कौन है? ई है। और पाई बाय 2 पर कौन है? आई है। तो ई की वैल्यू पाई बाय 6 पे है, मतलब ये रही 0 के साथ में पाई बाय 6। तो ये तुम्हारा ई नॉट है 10। टी जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी है? 5 वोल्ट है ना। तो बस ई लिख देता हूँ। पाई बाय 6 पे मौजूद था ना बेटा, टी जीरो पे पाई बाय 6। हमेशा ये रेफरेंस लाइन होगी। अगर इसके आगे कोई एंगल लिखा हुआ नहीं होता, साइन ओमेगा टी होता बस, तो फाई नॉट 0 लेते। तो फाई नॉट क्या लेते बेटा? ये वैल्यू होती है आपकी फाई नॉट, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती? 0। 0 हो जाती तो इसी लाइन पे आ जाता। 0 हो जाती तो सीधी लाइन पे आ जाता। फिर मैं इसको ऐसे नहीं बनाता, फिर मैं इसको सीधा ऐसे बना देता। समझ गए? नहीं आया समझ में एवरीवन? चलो एक चीज़ सुनो, ध्यान दो एक बार। मान ले दो इक्वेशन है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, एक और इक्वेशन है बेटा a2 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। ये दो इक्वेशन हैं आपके पास। आपको बोला इनको फेजर पे बनाओ। आपको क्या बोला इनको? एक और की मान ले y3, y0 मान ले, a0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, 3 इक्वेशन है। तीनों को किसके ऊपर प्लॉट करने? फेजर। यहाँ ध्यान देना बेटा सब लोग, नहीं तो ये चैप्टर जो है ना साफ हो जाएगा। इसमें सारा खेल ही फेजर का है। जब मैंने y0 को प्लॉट किया तो y0 को प्लॉट करते टाइम मैंने ये देखा कि ओमेगा टी के आगे कौन सी टर्म लिखी है? 0 लिखा है ना। अच्छा साइन में किस में बेटा?
यानी स्टैंडर्ड नोटेशन है। कैसा नोटेशन है? स्टैंडर्ड नोटेशन है। इसके आगे फाई नॉट की वैल्यू कुछ भी लिखी हुई, अगर ये वैल्यू नहीं लिखी मतलब ये लेटा हुआ है, लेटा हुआ है एकदम सीधा, फाई नॉट 0 पे, तो ये आपका ए नॉट है। ठीक है बेटा आपका। अब y1 में जो a1 है क्या वो 30 डिग्री पे है? कितने पे? ये 30 डिग्री, π/6 ये आपका a1। क्योंकि आप लोग फेजर के लिए भी एक स्टैंडर्ड तो लोगे, ये वो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के बाद 30 डिग्री पर एक कोई स्टैंडर्ड पे ही पड़ा है क्योंकि उसका फेज क्या है 0, और दूसरा कहाँ पड़ा है 60 पे, मतलब अगला कहाँ पड़ा है 60। कहाँ से? इससे नापूं नीचे से नापूं? नीचे से 60। ये लो π/3, ये कौन है बेटा a2, ये कौन है? समझ में आ गया? वैल्यू मार्क करो। अब इसमें कितना था π/6, तो आपके स्टैंडर्ड से π/6 ये e, समझ गए? नहीं आया समझ? आ गया। और i की वैल्यू क्या है? ओमेगा t प्लस π/2, तो ये आपका i है ऑलरेडी π/2। भाई इस स्टैंडर्ड से π/2 आगे लेना है ना, इसे कितना आगे लेना है? π/2 आगे लेना है, तो ये आपका क्या हो गया? करंट। एंगल कितना? 90 यानी π/2। अब आपको कोई बोले इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? π/3, वैसे ही दिख रहा है, ये π/6 पे और ये कितने पे? π/2 पे, तो घटा दो इनको आपस में, तो फेज डिफरेंस आ गया। कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है ना। अब कोई बोले i और e में कितना डिफरेंस है? तो π/3, e और i में -π/3। e पीछे चल रहा है ना, e कैसे चल रहा है? तो हम इसमें दो टर्म बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? e legs i, e legs बाय π/3, या फिर क्या बोल सकता हूँ i leads e बाय π/3। अरे बोलो, क्या दोनों ही बातें सही हैं? वेरी गुड। नहीं आया समझ? इससे π/3 घटाने पे आएंगे e पे, इसमें π/3 जोड़ने में आएंगे i पे। जल्दी बोलो। तो एक आदमी लीड कर रहा है और एक आदमी लैग कर रहा है, समझ गए? लीड कौन कर रहा था? करंट। लैग कौन कर रहा था? ई। और इनका फेज डिफरेंस क्या हो गया? π/3। समझ में आ गया सबको? फेजर बनाने का तरीका कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? अब ढंग से बनाना बेटा फेजर। ये फेजर है, ये क्या है आपका? जिराफ। इसके लिए हल्की फुल्की क्या ट्रिग्नोमेट्री आनी जरूरी है। हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो दिक्कत हो जाती है। आती है हैं? और इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ट्रिग्नोमेट्री बस इतनी नहीं बोल रहा बेटा, वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली है ना। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं? ये सब चीज़ें आनी चाहिए। आती हैं? पढ़ लेंगे सर, हमें पता है, आप बताओगे सर हमें ज़रूर। चलो हेडिंग डालते हैं बेटा। एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर। हेडिंग डालो सब लोग। एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज। एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज of alternating signals। एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं इसे प्यार से। बहुत भयंकर रूप से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एसी का जीवन यही है बेटा। हाँ केटीजी में पढ़ा था ना, रूट मीन स्क्वायर मोस्ट प्रोबेबल, ये सब वो नहीं है ना, उससे अलग। ठीक है। अब यहाँ पे करंट की बात हो रही है यार, वहाँ थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, यहाँ पे करंट की बात है। यहाँ अपन लोग बिल्कुल अलग तरीके से सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो तरीका वही है, पर इसके अंदर वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो सब नहीं आता है। यहाँ सिग्नल आपका अल्टरनेटिंग होता है, इसीलिए अपने को एवरेज और रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज की ज़रूरत पड़ती है। असली में एसी को डीसी में एनालाइज करना है,
AC को एनालाइज किसमें करते हैं? DC में। समझ गए? तो एक लाइन लिखो जल्दी से, since the instantaneous values of alternating signals keeps on changing, hence God bless me. Hence, for the comparison of various signals, its DC equivalent is used. Hence, for the comparison of various signals, its DC equivalent is used. ठीक है? किसी भी सिग्नल को जब कंपेयर करना होता है तो हम लोग DC इक्विवेलेंट को यूज करते हैं। हमने कुछ ऑल्टरनेटिंग वैल्यूज की है ना, एक DC इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल लिया, हम उस वाली वैल्यू के हिसाब से ही सबको कंपेयर करते हैं। ठीक है? असली में जो हमारे घर में भी जो हम लोग पावर वगैरह बोलते हैं, इतना वोल्टेज आ रहा है, इतना ये आ रहा है, वो भी रीडिंग हम लोग हमेशा गलत ही बोल रहे होते हैं। वो नेट करंट नहीं होता, वो RMS करंट होता है। वोल्टेज जो आ रहा होता है वो भी RMS वोल्टेज होते हैं, है ना। अपन लोगों को जो पता है वो सब चीज़ें अलग अलग पता होती हैं और रियलिटी कुछ और होती है ना बेटा। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें एवरेज वैल्यूज। सबसे पहले कौन सी वैल्यूज आएंगी? एवरेज यानी औसत। एवरेज वैल्यूज, ठीक है। इसको बेटा रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके। एक तो ये तरीका है कि आई एवरेज लिख दो, एक तरीका ये है कि आई लिख के ऐसे ग्रेटर देन स्मॉलर देन के साइन में बंद कर दो। आई एवरेज लिख के क्या करो? ग्रेटर देन स्मॉलर देन के साइन के बीच में बंद कर दो। ये भी एवरेज ही होता है। फिर ये एवरेज मत लिखो, फिर बीच में एवरेज मत लिखो। इट इम्प्लाइज एवरेज। अगर कोई चीज ऐसे लिखी है ना दो डब्बों के बीच में, तो इसका मतलब क्या है? एवरेज। समझ गए? याद करिए, सिंबल मैंने काम में लिया था पोलराइजेशन जब पढ़ाया था। पोलराइजेशन में याद करो, cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू ली थी हमने। पहले पोलराइजर से पार होगा तो इंटेंसिटी हमेशा I/2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि थीटा जो है वो हर डायरेक्शन में लेना पड़ता है, तो cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। तो मैंने आपको ऐसे लिखना सिखाया था कि देखो ऐसे cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2 है। आप पन्ने पलटोगे ना कभी उस कॉपी के, कभी पलटोगे जीवन में ना, तो आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ बताया था, है ना। तब भी मैंने ये सब बातें बताई थी, पर आप लोग क्या करते हैं? भूल जाते हैं। ठीक है? तो क्योंकि एवरेज है इसीलिए हम लोग इसको आधे टाइम के लिए ही कैलकुलेट करते हैं। कितनी देर का कैलकुलेशन होता है? आधे टाइम का। ठीक है? तो लिखो इसको, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ DC वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? AC की, है ना। पर डिफाइन किसके टर्म्स में करेंगे? DC में। तो इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ DC which when flown through a resistor for half time period, it is defined as that value of DC which when flown through a resistor for half time period, which when flown through a resistor, which when flown through a resistor for half time period, which when flown through a resistor for half time period passes the same amount of energy as AC, passes the same amount of energy as AC, passes the same amount of energy as AC। AC जितना ही एनर्जी फ्लो कराता है वो, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो DC में अपन लोग उसका इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। DC में क्या निकाल रहे हैं बेटा? अपन लोग उसका इक्विवेलेंट खोज रहे हैं। ठीक है? तो एक चीज बता, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ
तो बिकॉज एनर्जी जो है वो चार्ज की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ Q, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी T/2 टाइम में, बोल, इज इक्वल टू IT। Q क्या होगा बेटा, अरे होगा कि नहीं, तो Q की वैल्यू जो मैं IT लिखूंगा उसमें I तो AC सिग्नल का है ना, इसमें तो टाइम वेरिएबल होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है ना बेटे, एसी सिग्नल कैसा होगा, ऐसा होगा cos ओमेगा t टाइप का, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू आएगी, तो T/2 टाइम तक मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बिकॉज हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो Q की वैल्यू क्या लिखूंगा एसी वाले फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ I dt, इंटीग्रेशन ऑफ I, वेरी गुड। क्या तुम्हें बात समझ में आई है, इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर टाइम के साथ करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, और जीरो से लेके कहाँ तक बेटा T/2, यस और नो। अब इसी चीज को जब मैं डीसी के लिए लिखूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, बोल, IT, हाँ मतलब T/2 हो जाएगा, कितने टाइम के लिए लिख रहा हूँ, तो Q DC, DC में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट तो वेरिएबल होता ही नहीं है, तो सीधे क्या आ जाएगा I इंटू T/2, यस और नो। और चार्ज तो दोनों में सेम है, क्योंकि एनर्जी पजेस क्या है बेटा, सेम, चाहे एसी करो चाहे डीसी, हमने क्या बोला कि दोनों में एनर्जी क्या जाएगी, सेम, तो अगर एनर्जी दोनों में सेम जा रही है तो क्या QAC इज इक्वल टू QDC, QAC किसके बराबर कर दूं, QDC, तो बोल IDC की वैल्यू निकल जाएगी, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, इसके इक्विवेलेंट लाना है ना मेरे को, तो जैसे ही हम लोगों ने QAC इज इक्वल टू QDC किया तो हमारे पास में क्या आ गया, देख QDC कितना था, IDC इंटू T/2 इज इक्वल टू, यहाँ बोल IAC dt, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके T/2, सही है, AC DC उल्टा लिख दिया ये मैंने, है ना, ध्यान रखना, अरे तो वैल्यू ही तो पुट की है, इसे डर क्या रहेगा, समझ गए। तो IDC जो आप लोगों को निकालना था उसकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ IAC dt 0 से लेके अपॉन T/2, क्या हो गया, यही तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है, कर लो। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारा इंटीग्रेशन काम में आता है। अच्छा, कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट रटने होंगे, उनको डायरेक्ट रट लेना एकदम वैसा का वैसा, बोर्ड में ऐसा क्या ऐसा पूछा जाता है, ठीक है ना। IAC dt अपॉन T/2, और कहाँ साइड जाऊं, इतनी साइड होने के बाद भी साइड प्लीज, हाँ भाई हो गया। नेक्स्ट लिखो RMS, एवरेज वैल्यू के अर्थ में कौन सी वैल्यू आ गई, RMS वैल्यू, और इसमें लिखिए, लिखाऊं, RMS को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रूट मीन स्क्वायर, पहले रूट लगाओ फिर मीन लो फिर स्क्वायर लगा लो, रूट मीन स्क्वायर, ऐसे ही याद रखो, रूट मीन, मीन का मतलब एवरेज, तो ये तरीका है इसको लिखने का। और डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको, IRMS, ये तो सबसे सीधा है, सबसे सीधा कौन है, कैसे लिख दो, IRMS, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। लिखो RMS वैल्यू ऑफ AC, RMS value of AC is defined as that value of DC, RMS value of AC is defined as that value of DC which when flown through a resistor, which when flown through a resistor produces the same amount of heat, which when flown through a resistor produces the same amount of heat as the AC in one time period, as the AC in
वन टाइम पीरियड एज द AC in वन टाइम पीरियड। ठीक है, नाउ यू नो कि हीट प्रोड्यूस क्या होती है, याद है कि नहीं? याद है बेटा हीट, अरे I²R इंटू टी, याद है ना? पावर इक्वल्स टू क्या लिखते थे अपन, VI, उसमें अगर टी और मल्टीप्लाई करते थे तो हीट आ जाती थी, याद आ गया ना? तो अगर मान ले अपने पास में I की वैल्यू दे रखी है, I, ये अपना IAC था बेटा, ये अपना क्या है, रेजिस्टर, तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी I²RT होगी, पर क्योंकि ये AC है तो इंटीग्रल I²R dt होगी। AC है ना, AC है तो क्या होगी हीट, I²R dt। आजा आजा, कुछ समझ में आया? हीट की वैल्यू क्या होगी बेटा, इंटीग्रल I²R dt। एनी प्रॉब्लम इन दिस? अब यही अगर मान ले तेरे पास में डायरेक्ट करंट वाली सप्लाई होती तो इन दैट केस अपन लोग क्या करते हैं, IDC लिखता और वापस से क्या कैलकुलेट करता है, इसकी हीट, बोलो। तो जब हीट कैलकुलेट करता तो इस बार हीट की वैल्यू क्या लिखता, IDC² RT डायरेक्ट लिखता ना। और ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। देख उसको किससे डिफाइन किया था, एनर्जी से। एवरेज वैल्यू को किससे डिफाइन किया अपन लोगों ने, एनर्जी से डिफाइन किया। एट द सेम टाइम जब हम लोगों को RMS वैल्यू डिफाइन करनी थी तो किससे डिफाइन किया, हीट से डिफाइन किया। अब इन दोनों को जैसे ही इक्वेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, बोल, HAC शुड बी इक्वल टू व्हाट, HDC। ये आपकी AC वाली थी और ये कौन सी थी बेटा, DC वाली वैल्यू। दोनों बराबर करने पर इंटीग्रल I²R dt इज इक्वल टू, अच्छा इसमें टाइम पीरियड क्या पूरा टाइम पीरियड है, तो 0 से T, 0 से, और इसमें T की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल T। तो यहाँ पर सीधे क्या वैल्यू पुट कर दूँ बेटा, कैपिटल T। कोई दिक्कत तो नहीं? इक्वेट किया तो यहाँ पर क्या आ गया, बोल, DC का I² DC RT। बोलो, तुम्हें तो ये निकालना है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अबे सॉल्व करो, अंडर रूट नहीं लगेगा हैं? नीचे ले जाओ उसको RT को, तो IRMS क्या हो गया आपका, जल्दी सॉल्व करो। अरे बोलते ही नहीं है, R तो कैंसिल ही हो जाएगा, R क्यों बचा रहे हो उसमें? हाँ क्या ऐसे क्यों डर रहे हो? T को इंटीग्रेट थोड़ी करूंगा, ये तो 0 से लेकर T है बेटा। अरे एक बार तो जनरल निकाल रहे हैं ना अपन लोग, तो IRMS की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही जो IDC है, बोल। तो उसकी वैल्यू कितनी है, इंटीग्रल IAC²R अपॉन कितना, 0 से T, और नीचे कितना आ गया T, खत्म, dt। ठीक है, IRMS। IAC का स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय T। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक इस बार, 0 से T/2 या 0 से T? ध्यान रखना बेटा, 0 से T। उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, IRMS की वैल्यू ही ये लिखते हैं, रूट मीन फिर स्क्वायर, तो सीधे वही वैल्यू है, कोई टेंशन नहीं उसमें। लिखा बेटा सबने? गर्मी लग रही है यार, तुम्हें भी लग रही है क्या? यार AC तो क्या चलाएंगे यार। हाँ बेटा, हाँ तो वही तो होगा, वही तो IRMS है बेटा। DC की वो वैल्यू जो AC की वैल्यू पे उतनी हीट प्रोड्यूस करती है, DC की वो वैल्यू जो AC की भी उसी वैल्यू पे वही हीट प्रोड्यूस करती है। तो यही तो निकालना होता है अपना को। गर्मी मेरे को ज़्यादा लग रही है या हो ही गई है? आपको भी लग रही है? नहीं, पर AC नहीं चलेंगे, आप चिंता मत करो। तेरे पास तो ऑप्शन है जैकेट खोलने का, मतलब तेरे को नहीं लग रही, तो यस सर तो बोल रही थी गर्मी लग रही है।
इन दोनों को ज़्यादा गर्मी लग रही है? अच्छा, हाँ इसने कहा था हुडी पहन के आने तो। चलो नेक्स्ट, क्या हुआ? अरे तो बाहर भी तो तू ही गई थी, अब तेरे लिए रुकूंगा अलग से, पड़ोसी से देख लेना। चलो लिखो। अपन लोग क्या करते हैं इसमें, एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। स्टैंडर्ड क्या मान लिया मैंने, एसी की वैल्यू को एक स्टैंडर्ड दे लिया कि जैसे मान ले करंट की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और इस वैल्यू के लिए अब एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरह कर लेते हैं इसको, लिख लो। बोर्ड में भी क्वेश्चन की तरह आता है डायरेक्ट, और नीट के लिए, जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए अपने को वैल्यू क्या होनी चाहिए, डायरेक्टली याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तो लिखो, क्वेश्चन की तरह लिखो। फाइंड द आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू, फाइंड द आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, alternating current. Find the RMS and average value of the following alternating current. ठीक है, और I की वैल्यू ले लीजिए आई नॉट साइन ओमेगा टी। I की वैल्यू क्या ले लो, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई डी सी, हाँ एक ही बात तो है बेटा, स्क्वायर क्यों आएगा, आई आर एम एस ही ऐसे लिखा जाता है आई डी सी की तरह। ठीक है ना, वही तरीका है लिखने का, है ना। हाँ तो लिखो जो बोल रहा हूँ, क्या लिखवा रहा था मैं। आई की वैल्यू क्या हो गई, आई नॉट साइन ओमेगा टी। सेकेंड क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ आई आर एम एस टू आई एवरेज। Also find the ratio of IRMS to I average. ठीक है, करो। I की वैल्यू दे दी आपको आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब सबसे पहले इसकी एवरेज वैल्यू निकाल के दिखाओ। कौन सी वैल्यू निकालनी है इसकी, एवरेज वैल्यू, है ना बच्चों। हाँ इसके ऊपर रूट लगेगा ना यार, इस पे बेटा पूरे पे रूट लगा है, इस पे पूरे पे क्या लगा दो, एक अंडर रूट ट्रांसफर नहीं किया ना अपन ने। ठीक है, इसमें बेटा रूट लगा लो, अपन रूट ट्रांसफर नहीं कर पाए ना, रूट लगा लिया ना, हाँ लगा लो। आरएमएस वैल्यू और डीसी वैल्यू दोनों वही होती है। आप लोग एसी का इक्विवेलेंट निकालते हैं, क्या बैटरी खत्म हो गई क्या, ले आ यार, करेंगे सॉल्व। आई की वैल्यू क्या गिवन है बोलो, आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही गिवन है ना। ये आपके एसी करंट की वैल्यू आपको दे रखी है। अच्छा बातें बंद कर दो, कोई बात नहीं हुआ तो यहाँ पर देख लो। अपने को क्या निकालनी थी सबसे पहले, इसकी एवरेज वैल्यू, है ना। तो जब एवरेज वैल्यू निकालने गए तो हम लोगों ने क्या लिखा बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ आई ए सी डी टी, क्या हो गया, यही लिखूंगा ना, और अपॉन टी, और टी की वैल्यू t/2, और यहाँ लिमिट 0 से लेके t/2। यार भूल गए क्या, यही फॉर्मूला लगाना है। अच्छा असली में कोई भी फंक्शन की अगर एवरेज वैल्यू निकालने को बोलेंगे ना तो अप्लाई यही करना है, वॉट एवर बी द फंक्शन, उसकी एवरेज वैल्यू जब निकालेंगे तो ऐसे ही करेंगे। यहाँ वो फंक्शन लिखना ही है, इनटू dt अपॉन टाइम, किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू हमेशा यही होती है। अब यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर दूँ बेटा, बोल, इंटीग्रल 0 से लेके t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन t/2। यही वाला 2 ऊपर ले जाऊं,
आई नॉट बाहर ले जाऊं, बोल ही नहीं रहे, 2 ऊपर आई नॉट बाहर और टी बाहर, ओमेगा टी डी टी बचेगा। तो हमारे पास में क्या आ गया, आई एवरेज इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन टी, ये सब बाहर और अंदर में बोलो साइन ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू टी बाई 2। शैल वी सॉल्व? अच्छा साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। साइन ए बी जो होता है ना, मतलब साइन ए टी या साइन सी टी या साइन एक्स टी वॉट एवर, तो उसका होता है हमेशा माइनस कॉस एक्स टी अपॉन एक्स, याद रखना, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गया बोलो, 2 आई नॉट अपॉन टी, ये तो लिखो पहले, और अंदर में क्या आ गया, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा फ्रॉम 0 टू टी बाई 2। जल्दी बोलो। अच्छा माइनस का साइन है तो इधर उधर हो जाएंगे ना, ये फाइनल माइनस इनिशियल की जगह इनिशियल माइनस फाइनल लिख दूं, चलेगा? अब माइनस साइन आ गया ना, तो इनिशियल में से फाइनल हटा दूं, मतलब अपर माइनस लोअर की जगह लोअर माइनस अपर लिख दूं, चलेगा? तो आपके पास में क्या आएगा बोलो, आई एवरेज इक्वल्स टू व्हाट, 2 आई नॉट अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाय, बोल ये ओमेगा बाहर निकाल लूं या कैंसिल हो गया, ओमेगा बाहर निकाल लूं? हाँ नो सर क्या होता है, निकाल ले, उसमें क्या दिक्कत है, ओमेगा तो बाहर आ जाएगा ना बेटा, हाँ यही वाला ओमेगा तो बोल रहा हूँ, ये थोड़ी बाहर आएगा। तो अंदर क्या बचेगा बोल, cos 0 माइनस cos ओमेगा इंटू टी बाई 2, बोलो। अरे एक बार 0 हो गया ना, टी की जगह 0 रखा तो 0 cos लिख रहा हूं ना बेटा, अभी डायरेक्ट लिख देता तो बोलता कहां से आ गया, अब यहां बोल रहा है कि अच्छा वहीं कर देते हैं। 2 आई नॉट अपॉन टी, तो टी रहा, ओमेगा को क्या लिख दिया, 2 पाई बाई टी, ओमेगा को क्या लिख दिया, और अंदर सॉल्व कर ले, cos 0 क्या होता है, माइनस cos ओमेगा टी बाई 2, ओमेगा को क्या लिख दिया, तो ये क्या लिखा है, cos ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2, सही है, 2 से 2 टी से टी, बोलो। cos पाई होता है -1, cos पाई क्या होता है, शायद तुम्हें वैल्यू आती दिख गई होगी, cos पाई क्योंकि -1 होता है बच्चों, तो क्या 1 माइनस -1 इज 2, तो हमारे पास में क्या आने वाला है। अच्छा देखिए यहाँ भी कुछ कट रहा है, टी से टी गया और 2 से, और इसका 2 बच गया, तो हमारे पास में जो आई एवरेज आया वो कितना आ गया, 2 आई नॉट अपॉन, समझ में आया सबको, यही वैल्यू होती है, आपको डायरेक्ट याद रखनी है, बोर्ड्स के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ कर लो जल्दी से, और फिर जिसने ये कर लिया वो आरएमएस निकालने की कोशिश करो। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख लोगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, ठीक है। टू आई नॉट बाय पाई, ये सब वैल्यू तुमने सेमीकंडक्टर में भी निकाली होंगी, रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर की वैल्यूज लिखी होंगी ना बेटा, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकाली होगी, रेक्टिफायर नहीं पढ़ा सेमीकंडक्टर, नहीं ऐसे डिराइव नहीं कराई होगी, डायरेक्ट लिखाई होगी। एफिशिएंसी 41.6 और 81.2 बताई थी ना, हाँ तो वो वहीं से आती। हाँ बताया था ना, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख ले, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। एवरेज तो निकाल लिया आपने, आरएमएस की वैल्यू निकाल ली, अंडर रूट में क्या क्या आ जाता है उसमें, ये उस वाली क्लास वाला ही है क्या,
अरे अब उसे सांस लेने में दिक्कत होगी ना, चौक का धुआं गया ना उसके पास, देखो गायब हो गया। किधर है? हाँ तो ऊपर है ना, नीचे थोड़ी आ रहा है, नहीं तो वो तो यहाँ स्लाइड कर रहा था फिसल पट्टी समझ के, उसे लग रहा है कि स्लाइड कर रहा है, वो जी से गिर रहा था, फ्री फॉल ही तो कर रहा था, देखा नहीं तुमने? भाग गया बेचारा। अरे कुछ तो लिखो। आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी, और यहाँ क्या लगेगा, सांप, 0 से लेकर टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैंने अभी अभी बताया आपको क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। लिखो लिखो, जो अमन कॉमन आ रहा है उसको अमन कॉमन ले ना भाई। अंडर रूट में आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी तो देखो बाहर आ गया, बोलो, और अंदर में क्या बच गया, इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, बोलो, यह हमारे पास में बच गया है कि नहीं, dt। ये तो सॉल्व कर सकता हूं 0 से t। इस 2 को भी बाहर ले लो, इस 2 को भी कहां ले लो बेटा, बाहर। तो 1 का इंटीग्रेशन t, 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा t, cos 2 ओमेगा t का क्या हो जाएगा, sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा। करो ना, तो इजी है भाई, टफ नहीं है, करो करो। वैल्यू निकालो खुद से, कॉन्फिडेंस आता है। इसका इंटीग्रेशन कर ले बेटा, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, इस 2 को यहां ले जा, कितना आएगा ये, आई आर एम एस इज इक्वल टू, कहाँ ज़्यादा बड़ा इंटीग्रेशन, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, अंदर में क्या आ गया t, भाई 1 का तो क्या हो जाएगा t, अरे बोलो, और cos 2 ओमेगा t का क्या हो जाएगा, sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। समझ गए? ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कौन सा t बाई 2, और इसमें लिमिट क्या लगा दूं, 0 से लेके t, समझे? ब्रैकेट ऐसा वाला मतलब, ब्रैकेट ऐसा लगा, अब इसको बंद करना है। कौन सा वाला t, हाँ क्यों, 2 तो यहां लगा दिया ना मैंने, ठीक है। बताओ बताओ, अब वैल्यू डालो इसमें 0 से लेकर t, यहाँ तो t आ ही गया डायरेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ वैल्यू डाल दो 0 से लेकर t, तो अपर लिमिट डालो पहले t, फिर लोअर लिमिट डालो 0, और ओमेगा को वही रखो 2 पाई बाई t। हाँ अरे अंकल यहाँ पे ओमेगा है ना अंदर, साइन 80 है कि साइन t है, तो 80 का इंटीग्रल है वो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अलग कहानी होती है उसमें, ठीक है। जल्दी करो, अपर लिमिट डालो लोअर लिमिट डालो भाई, यहाँ पे छोटे t की जगह ओमेगा को लिखो 2 पाई बाई t, और सॉल्व करो। चार पाई
नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। अपने आप सॉल्व करिए। आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, अंदर में t माइनस ये कितना हो गया, साइन 2 ओमेगा बोलो, 2 पाई बाई टी इंटू टी, 2 पाई बाई टी इंटू टी, बोलो सही है। हाँ, डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। अभी एक और माइनस है, बोलो। अबे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो प्लस लगा दूं, यहाँ माइनस है ना, तो प्लस लगा दूं, ब्रैकेट खोल दिया, तो क्या आ जाएगा, साइन 2 ओमेगा, टी की जगह क्या बेटा 0, तो साइन 0 ही हो जाएगा, ये तो टर्म किसी काम की नहीं है, इंटू 0, बोलो। और इस वाले टी को भी क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई ओमेगा। अब देखो क्या आ रहा है, नीचे वाले 2 ओमेगा को भूलना मत, है ना। इस वाले 2 ओमेगा को मत भूलना, ये इसके नीचे है बेटा, समझ गए। तो हमारे पास में कितना आ गया, अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, अंदर में बोलो, ये वैल्यू तो खत्म हो गई, यहाँ कितना हो गया बोलो, t से t साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी है ना, चलेगा। कौन सा 2, एक और 2 आएगा, यस, 2 इंटू 2 पाई बाई टी, व्हाट इज साइन 4 पाई, 0, तो ये वाली टर्म भी क्या हो गई, तेरे पास में क्या बचा, आई नॉट स्क्वायर टी अपॉन 2t, तो t से t भी कट गया, तो आपके पास में आ गया अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर टी अपॉन 2t, t से t गया, तो आपके पास क्या बचा, आई नॉट अपॉन, यही वैल्यू होती है बेटा आपकी आरएमएस वैल्यू, ठीक है। आई नॉट बाई रूट 2, पोटेंशियल होता तो वी नॉट बाई रूट 2 होता, करंट है तो आई नॉट बाई रूट 2 है। अभी रेशो निकाले, रेशो भी बोला है मैंने, हैं, आरएमएस टू एवरेज बोला है, एवरेज टू आरएमएस, आरएमएस टू एवरेज, तो आई आरएमएस अपॉन आई एवरेज, यही बोला है ना। कितना आ रहा है, आरएमएस की वैल्यू बोल, आई नॉट अपॉन रूट 2, और एवरेज की वैल्यू क्या थी, 2 आई नॉट अपॉन पाई, तो डिवाइडेड बाई क्या था बेटा, 2 आई नॉट अपॉन पाई, बोलो सही है, नजर आ गया, कुछ कटा, तो पाई अपॉन 2 रूट 2, ये वैल्यू आई किसकी, आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज। इसको अपन लोग फॉर्म फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, फॉर्म फैक्टर, FORM फॉर्म। आई नॉट अपॉन रूट 2 और 2 आई नॉट अपॉन पाई, ठीक है। दिस टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, फॉर्म फैक्टर, ठीक है। चलो बाकी अगली क्लास में करें।